यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की बेसमेंट में पानी घुसने की वजह से जान चली जाती है। ये मामला इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि जो लोग अधिकारी बन के देश के सिस्टम को सुधारना चाहते थे वो सिस्टम का शिकार हो गए। जिम्मेदारों की तलाश होगी, उन पे जांच होगी, उन पे कार्रवाई होगी, लेकिन उसके पहले सोशल मीडिया पे अपना भौकाल टाइट करके नैतिकता का ज्ञान देने वाले उन गुरुओं की तलाश और बात होनी चाहिए जो पूरे प्रकरण के सीधे तौर पे तो नहीं लेकिन खुद को घटनाक्रम से दूर रखकर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्ञान जरूर दे सकता हूं, जरूरत पड़ने पे साथ नहीं निभा सकता हूं। सबसे पहला नाम है ओझा सर का, और ओझा सर सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं। ओझा नहीं ये बोझा है नारा दिया जा रहा है। विकास दिव्यकीर्ति भी विरोध से दूर नहीं हो पाए और उनको भी ट्रोल किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि नैतिकता पे बात करने के लिए इन दोनों लोगों से बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। लेकिन जब बात जरूरत की आई और यूपीएससी के तैयारी कर रहे छात्रों के आंदोलन में शामिल होने की आई तो यूपीएससी के छात्रों को क्या ज्ञान दिया गया यह आपको सुन लेना चाहिए। अवध ओझा सर कौन हैं और उनकी पूरी पहचान क्या है? क्या सोशल मीडिया पे दी गई जानकारी पूरी है? क्या जो दावा किया जाता है वही सच्चाई है? अवध ओझा की वीडियो को देखेंगे तो वो ये कहते हैं कि गोरखपुर में बड़ा सा घर बनवा लीजिए ताकि पूरा गांव जल जाए, जब भी देखें तो लोग मर जाएं। अवध ओझा को आप सुनेंगे तो वो कभी भी कह देते हैं कि जब मारना पड़ेगा तो हाथ से मारा जाता है, हथियारों की बात करते हैं, हिंसक होने की बात करते हैं और खुद भी एक पॉडकास्ट में इस बात का जिक्र करते हैं कि वो भी साल 1992 के गोलीकांड में शामिल थे। हमने इन सभी तथ्यों पे पड़ताल की, उनके माता पिता को भी सुना और उस पत्रकार के पास भी हम पहुंचे जिन्होंने उनके घर जाके दोनों पक्षों की बात सुनी थी। अवध ओझा सर से यूपीएससी के छात्र इस वजह से नाराज हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे पूरी ज्ञान की बातें देने वाले ओझा सर जब उनको जरूरत पड़ी तो वहां पे नहीं पहुंच पाए और लगातार आंदोलन चल रहा है। देश की मीडिया पूरी वहां पहुंची है, देश के जो न्यायालय हैं वो भी उसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हाई कोर्ट ने फटकार तक लगा दी है दिल्ली सरकार को और एमसीडी को जवाब तलब हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब आपके समाज का एक हिस्सा जो नेतृत्व करता है आपके आंदोलन से दूर है तो वजह क्या है? आधी रात को एक निजी चैनल पर उनका पॉडकास्ट प्रकाशित किया जाता है जिसमें ओझा सर ये दावा करते हैं कि शायद यह भ्रम फैलाया गया, उनके घर पे जाकर कचहरी में उनके माँ बाप को यह बताया गया कि आपके बच्चे के कोचिंग में कुछ बच्चों की मौत हो गई है, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और एक्शन लिया जा रहा है। हमें यह बात थोड़ी सी संदिग्ध लगी और हमने इसकी पड़ताल की और जब पड़ताल करने की कोशिश की तो जो हमारे सामने मिला हम आपको वो दिखाने की कोशिश करते हैं। दरअसल पूरी कहानी यह है कि अवध ओझा का जो पूरा परिवार है वो फिलहाल गोंडा में रहता है। इनके पिता सरकारी नौकरी करते थे और पोस्ट मास्टर हुआ करते थे। इनकी माँ जो है 8.5 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी और वो जब 12वीं में थी, शादी के बाद जब उनके पति ने उनको पढ़ाना शुरू किया और वो पढ़ाई कर रही थी, जब वो 12वीं में थी साल 1976 में उनकी माता जी इंटरव्यू में बताती है कि 1976 में अवध ओझा का जन्म होता है। हमने गूगल पे जब चेक करने की कोशिश की तो जानकारियां अलग अलग हैं। कोई 3 जुलाई 1984 का जिक्र करता है, कोई 14 फरवरी 1984 का जिक्र करता है। एक पॉडकास्ट में अवध ओझा सर ये तक कहते हैं कि साल 1992 में मिथुन की धर्मेंद्र की एक मूवी आई थी, फिल्म का नाम था चरस, और चरस फिल्म को वो देखने के लिए गए थे गोंडा के उस वक्त के तत्कालीन सांसद के सिनेमा हॉल में। और उस वक्त वहां पे जब वो बाहर निकले तो किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी इस बात पर हुई थी जो जैसा वो बताते हैं कि स्कूटी से चलता है, टशन दिखाता है, इस बात पे कहासुनी हुई और उन्हें किसी ने एक थप्पड़ मारा था। उसके बाद वो उस पॉडकास्ट में एक जिक्र करते हैं कि 1992 के दौरान में एक गैंगवार हुआ और लगभग आधे घंटे तक गोली चली जिसमें वो और उनके दोस्त शमीम दोनों आरोपी बनाए गए। हालांकि उनकी मां चूंकि वकील थी और गोंडा कोर्ट में ही वकालत करती थी इसलिए उनको जो है बचा लिया गया, उन्हें जेल नहीं जाना पड़ा और दोनों कोर्ट से उनको जो है जमानत मिल गई। सवाल यह है कि क्या उस वक्त उनकी उम्र 16 साल या 17 साल थी? क्या वो जुवेनाइल थे? यह भी एक सवाल है जिस पे कोई स्पष्ट जानकारी आपको गूगल पे या उनके माता पिता के इंटरव्यू सुनने के बाद नहीं मिलेगी।
लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ओझा सर नैतिकता की बात करते करते कोरोना काल में काफ़ी लोकप्रियता हासिल करते हैं, लेकिन यूपीएससी के बच्चों की जो कहानी, जो उनका संघर्ष है, उसमें वो शामिल क्यों नहीं होते। जब उनसे इस पूरी घटनाक्रम के बाद पॉडकास्ट में ये पूछा गया कि साहब आप उनके पास क्यों नहीं गए या वर्चुअली उनके साथ शामिल क्यों नहीं हुए, तो वो गांधी जी के नैतिकता वाली बात का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि आंदोलन की एक रूपरेखा होनी चाहिए और गांधी जी के आंदोलन को देखिए कैसे वो शांति से सिस्टम को हिलाते थे। अब सवाल यह है कि गांधी जी का जो सिस्टम, जो आंदोलन हुआ करता था, वो आज के दौर से आप इस तरीके की परिस्थितियों में क्या कंपेयर कर सकते हैं। आपने भी ओझा सर के कई वीडियो देखे होंगे, उनकी उन बातों में और इन बातों में क्या कोई फर्क आपको नजर नहीं आता है। हमने और गहराई से पड़ताल करने की कोशिश की, हमें कुछ और फैक्ट मिले जो आपके साथ साझा करना चाहेंगे। हमारे साथ फिलहाल जो जुड़ने जा रहे हैं वो फ्री जर्नलिस्ट हैं आदित्य मिश्रा। ये गोंडा में ओझा सर के परिवार के पास गए और ओझा सर के परिवार के पास जाने के बाद इनको ये पता लगता है कि कैसे उनके जो आसपास के जो चाचा होते हैं, जो पटीदार होते हैं, उनके बीच में बहुत लंबा विवाद चल रहा है और दोनों थ्योरी वो वहाँ पे कवर करके आते हैं। और जब ये एक पक्ष का जब ये वीडियो दिखाते हैं तो ओझा सर खुद इनको कॉल करते हैं और ये कहते हैं कि आप दूसरे पक्ष का भी वीडियो दिखाइए। ये इनके माँ बाप के पास भी जाते हैं और वहाँ पर जो कहानी होती है आपको आदित्य सुना रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग उस वक्त कवर करने जा रहे थे तो हमें लगा था कि अवध ओझा की चर्चा चल रही है और अवध ओझा कैसे रहते हैं, गांव के उनके लोग क्या सोचते हैं, उनके परिवार के लोग क्या सोचते हैं, इसी ख्याल से हम अवध ओझा के गांव गए थे। लेकिन वहां जाकर पता चला कि मामला तो बिल्कुल उलट है। अवध ओझा जो अपने वीडियोस में बोलते हैं, जो बातें रखते हैं कि हम जो है गांव में रहना चाहिए, भौकाल से ट्रैक्टर खड़ा होना चाहिए, बंगला होना चाहिए और भौकाल से रहना चाहिए, वो सब कुछ बिल्कुल भी नहीं था। उनका घर जो है वो खंडहर में तब्दील हो चुका था, जहां अवध ओझा रहते थे, जो उनका पुश्तैनी मकान था। और जो उनके परिजन लोग थे, उनके चाचा थे, पट्टीदार में जो चाचा थे, वो कह रहे थे अवध ओझा कभी आते नहीं है, उनको फालिस भी गिर गई थी, उनसे मुलाकात करने भी नहीं आए, बातचीत भी करने नहीं आए। और जो उनके लड़के थे, जो अवध ओझा को चाचा बोलते हैं, भतीजा कह लीजिए, अवध ओझा के भतीजे, वो कह रहे थे हमें चाचा से कोई गिला शिकवा नहीं है, हमें तो सिर्फ उनकी माता जी से प्रॉब्लम है, वो आती हैं और यहाँ धमकाती है, वकील है और आती धमकाती चली जाती है, ऐसी बात जो है कही जा रही थी। तो दरअसल हम जब वहां पहुंचते हैं तो वो मामला बिल्कुल इतर लगता है, इसलिए हम स्टोरी कवर करते हैं, क्योंकि हमें लगा था अवध ओझा कोई बढ़िया सा मकान होगा, बढ़िया सा बंगला होगा, अच्छी खासी एक ट्रैक्टर खड़ा होगा, पूरा मतलब जो स्ट्रक्चर मन में था वो उसके उलट हुआ। वहां खंडहर में मतलब ईंटें, आप समझिए कि ईंटें गल चुकी थी, खत्म हो रही थी और पूरी तरीके से वहां बरसात के सीजन में तो इस समय अगर जाएं तो मुझे लगता है कि वहां अच्छे अच्छे जीव जंतु भी वहां मिल जाएंगे। तो ये अवध ओझा का जो कहना है कि वो गांव की चीज़ों को संजो कर रखते हैं, वो तो फिलहाल हमें वहाँ नहीं दिखी, बिल्कुल भी नहीं दिखी। और वहाँ जो उनके पट्टीदार थे, उनके चाचा थे, वो ये कह रहे थे। और हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अहंकार जब आ जाता है व्यक्ति में तो कुछ भी कर सकता है। मतलब ये आप समझिए कि कुछ चीज़ें होती जब इंसान के अंदर वो आ जाती हैं तो वो अपने आप को मतलब रोक नहीं पाता है। एक होता है यौवन, जवानी, तब उसके अंदर अहंकार व्याप्त हो जाता है। एक होता है कि वो मतलब बहुत पैसा हो गया, रुतबा हो गया, तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है। तो सब चीज़ें थी, शायद उसका ये कारण हो सकता है। और चाचा का बातचीत ना करना, अवध ओझा का उन लोगों से इंटरेक्शन ना होना, ये अपने आप में ये था कि वो जो कहानी जो सोशल मीडिया पर बताई जाती है अवध ओझा के द्वारा, वो उसके बिल्कुल उलट थी। अवध ओझा की पूरी पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि वो ये कहते हैं कि वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए आते हैं और उनके सामने वाला बैठा जो छात्र होता है, जो परीक्षा देने खुद आया होता है, वो उन्हें बताता है, वहाँ उनका एडमिशन हो जाता है। साल 2007 में उनकी शादी होती है। उस हिसाब से वो आते हैं दिल्ली और वहाँ पे कोचिंग खेलते हैं। एक थ्योरी ये भी गढ़ी जाती है कि वो जो है बार में नौकरी करते थे 7 घंटे की रात में और सुबह जो है पढ़ाने जाया करते थे। ये तमाम कहानियाँ ऐसी हैं जो इनके द्वारा ही बताई जाती हैं, लेकिन स्पष्टता से कोई एक कहानी नहीं है। और ये जरूरी है लोगों के लिए जानना कि जिसे आप अपना आदर्श मानते हैं, जिससे आप नैतिकता लेने की कोशिश कर रहे हैं, नैतिक ज्ञान जिससे हासिल करना चाहते हैं, क्या उसकी पूरी जानकारी आपके पास है? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे तमाम लाखों छात्रों से यही सवाल पूछना चाहता हूं कि आप सिस्टम सुधारने की तो बात करते हैं, लेकिन क्या आपको अपने पढ़ाने वाले शिक्षक का पूरा बैकग्राउंड पता है? आपने कैसे यह तय किया कि जो वो बात कह रहे हैं वही सही है? और कैसे? क्योंकि आरोप ओझा सर पे ये लगते हैं कि उन्होंने आईएएस और आईपीएस जैसे कठिन एग्जाम की तैयारी को ग्लैमर से जोड़ दिया। उन्होंने तमाम ऐसी थ्योरी दी जो शायद किसी किताब में नहीं मिलती है। उनकी
उनकी थ्योरी के मुताबिक कि जो करना है वो करो, जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो, यूपीएससी में होना होगा तो हो जाएगा। उनकी थ्योरी ये भी है कि ज़्यादा सोचो मत, खूब फिल्में देखो, खूब डांस करो, खूब पार्टी करो और पढ़ाई करो, यूपीएससी में होना होगा तो हो जाएगा। ऐसे न जाने कितनी वीडियो उनकी सोशल मीडिया पे वायरल है। लेकिन हम सिर्फ इतना जानना चाहते थे कि क्या ओझा सर हो या विकास दिव्यकीर्ति जो मीडिया के जरिए आकर अपनी बात रख रहे हैं, क्या वो बच्चों के साथ जाकर उनके संघर्ष का हिस्सा नहीं हो सकते थे? सवाल ये भी कि मीडिया में आने के बाद उनके बयान ऐसे क्यों हैं जो दर्शाते हैं कि आपकी पढ़ाई, आप जिन लोगों को पढ़ाते हैं उन पे जब सच सामने आया तो प्रभाव कैसा गया? विकास दिव्यकीर्ति अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि ये जो बच्चों की मौत हुई है वो तो एक घटना है ही, लेकिन बारूद की ढेर पे सिर्फ कोचिंग वाले ही नहीं बैठे हैं, बारूद की ढेर पे पूरी दिल्ली बैठी है। सुनिए कि ऐसा नहीं है कि बारूद के ढेर पर सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बैठे हैं, पूरी दिल्ली बैठी है। अवध ओझा के आप ज्यादातर इंटरव्यू और पॉडकास्ट सुनेंगे तो खुद वो हिस्ट्री के शिक्षक हैं, लेकिन वो किसी तारीख या घटनाक्रम में किसी खास जगह का जिक्र क्यों नहीं करते? इसी के कारण क्या वो जो गोलीकांड का जो जिक्र करते हैं उसमें बहुत दम नहीं है, क्योंकि अगर उस दौरान इस तरीके का आधे घंटे का गैंगवार होता तो उसके ज्यादा सबूत क्यों नहीं मिलते? हो सकता है कि दो पक्षों में कहासुनी हुई हो और एक पक्ष की तरफ से इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया हो, लेकिन जब उसे वो गैंगवार का नाम देते हैं तो ज्यादा जानकारी उसके बारे में क्यों नहीं होती है? गोंडा के लोगों से भी जब आप बात करेंगे तो उनको भी यही पता है कि उस घटना के बारे में लोग कम जानते हैं, क्योंकि उनकी मां वकालत करती थी और उन्होंने पूरे केस को रफा दफा करवा लिया था। सवाल यह है कि क्या अवध ओझा की नैतिकता पर सवाल उठाना सही है? क्या अवध ओझा बिना लिखे हुए सवालों का इंटरव्यू करने के लिए तैयार हैं? क्या अवध ओझा लाइव बैठकर अपने सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि शिक्षकों के लिए भी ये जरूरी करना चाहिए कि किसी का ठीक से नाम नहीं पता वो अपना नाम बदल लेता है, किसी का ठीक से बैकग्राउंड नहीं पता वो अपनी पूरी कहानी गढ़ लेता है, लेकिन जब बात बच्चों की जान पर आती है या बच्चों के संघर्ष पर आती है तो वो उनका जो एथिक्स होता है वो घूम जाता है। विकास दिव्यकीर्ति हो या फिर अवध ओझा, दोनों पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर एक्सपोज हो चुके हैं, उन्हें ट्रोल किया जा रहा है और जो लोग उनको हीरो मानते थे अब वही लोग अपना विलन मानने लगे हैं, क्योंकि ऐसा उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे आंदोलन में वो न आकर ये जरूर बताते हैं, क्योंकि जो राव आईएएस कोचिंग सेंटर है जहां की ये घटना हुई है, दरअसल बात यही है कि सब एक दूसरे के दोस्त होते हैं और दोस्ती निभाने के कारण क्या विकास दिव्यकीर्ति सर और अवध ओझा सर आंदोलन में शामिल नहीं हुए हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, आपके लिए छोड़ जाते हैं। अगर देश की यूपीएससी के तैयारी कर रहे बच्चों की ये स्थिति है तो फिर रेलवे और बैंक और ग्रुप सी, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे बच्चों का हश्र क्या होगा? इसके बारे में आप बहुत बेहतर जानते हैं।